नमस्कार बंधुओं। विचारों की एकता तो सिर्फ हमारे बहुजन महापुरुषों व पूर्वजों में ही देखने को मिलती है। पेरियार, अंबेडकर, फूले दंपति, फूलन देवी, ललई सिंह, कांशीराम आदि सभी ने अपने अपने समय में मनुवाद, सवर्णवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तथा सभी मूल निवासी समुदाय एससी, एसटी, ओबीसी को मनुवाद, आर्यवाद, जातिवाद जैसी गुलामी की विचारधारा से स्वतंत्र कराने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इन सभी महापुरुषों के प्रयासों को उनके वंशजों ने कभी भी अहमियत ना देकर मनुवाद, आर्यवाद की सामाजिक व्यवस्था को अपनाया तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की गुलामी को चुना। यही मुख्य कारण रहा कि आज भी हमारे बहुजन मूल निवासी समाज पर अत्याचार व उनका शोषण जारी है। हर दिन आपको अत्याचार की खबरें सुनने व देखने को मिल जाएंगी, और यदि हम वक्त रहते नहीं संभले तो मूल निवासियों की फिर से वही पुरानी परिस्थिति वापस आने में देर नहीं लगेगी। जब हमारे पूर्वज सवर्णों की सेवा करते करते पूरा जीवन गुलामी में ही व्यतीत कर देते थे, हमारे बहुजन मूल निवासी महापुरुषों ने जिन काल्पनिक किताबों, ग्रंथों से हमें सतर्क किया और उनसे दूरी बनाने का मार्ग बताया, आज कुछ समाज के सौदागर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हीं किताबों का सहारा लेकर बहुजनों को वापस गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहेब, मान्यवर जी, पेरियार जी, ललई जी आदि ने तिलक, तराजू और तलवार से सदैव दूरी बनाकर रहने तथा शिक्षा एवं आत्मसम्मान के लिए लड़ने को कहा, ताकि हम किसी भी आर्थिक, मानसिक या शारीरिक गुलामी में न फंसे। वहीं आज के दोहरे चरित्र वाले लोग कहते हैं, वेद ग्रंथ पढ़ो एवं अपनाओ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो बहुजनों से कहते हैं कि तुम वेदों, ग्रंथों एवं बनावटी इतिहास के अनुसार क्षत्रिय हो। लेकिन जब बात ब्राह्मणों की आती है, तब वे विज्ञान का सहारा लेकर डीएनए रिपोर्ट का आधा हिस्सा दिखाकर बहुजनों को बताते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण विदेशी हैं। अब यहां पर यदि आपको काल्पनिक ग्रंथों का कहा मानना है तो सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं बल्कि ब्राह्मण एवं वैश्य भी इसी देश के साबित होते हैं। अब यदि बात विज्ञान की करें तो R1A1 डीएनए विदेशी आर्य है और भारत में 17.5% R1A1 डीएनए के लोग पाए गए हैं। चलिए, यदि हम मान लेते हैं कि केवल 3.5% ब्राह्मण ही विदेशी आर्य हैं, तो बाकी बचे 14% में कौन सी जाति या वर्ण के लोग हैं जो विदेशी आर्यों की श्रेणी में आते हैं? यदि हम डीएनए रिपोर्ट को देखें तो ज्ञात होता है कि जो डीएनए ब्राह्मणों का है वही डीएनए क्षत्रियों व वैश्य में पाया जाता है, न कि अन्य जातियों में। यह दोहरा चरित्र क्यों? जब ब्राह्मण को विदेशी साबित करना हो, जो कि वे हैं भी, तो आधी अधूरी डीएनए रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। परंतु वहीं जब मूल निवासियों को क्षत्रिय सिद्ध करना होता है तो ग्रंथों का सहारा लिया जाता है एवं ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एवं हमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, ऐतिहासिक तौर पर भी वर्णित है कि आर्य विदेशी आक्रांता हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि कहीं पर भी ऐतिहासिक तौर पर बाहर से आने वालों के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि आर्यों के नाम से ही वर्णित किया गया है। और डीएनए रिपोर्ट के अनुसार विदेशी आर्यों का डीएनए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों में ही मिलता है। अतः डीएनए के आधार पर यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ही नहीं बल्कि क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही विदेशी आर्य हैं। अब तय आपको करना है कि आर्यों की इस कूटनीति का शिकार होकर फिर से आर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय की गुलामी स्वीकार करनी है, या स्वयं की बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, या किसी के बहकावे में आकर गुलामी की ओर कदम बढ़ाना है। वर्तमान समय में लगभग 60% बहुजन ऐसी अफवाहों से प्रभावित है, और इसका मुख्य कारण है मूल निवासियों में जानकारी प्राप्त करने की ललक का अभाव। वो सत्य से अवगत ही नहीं होना चाहते, क्योंकि अब उनमें भी अपना आत्मसम्मान एवं महापुरुषों की विचारधारा को भुलाकर क्षत्रिय बनने की लालसा जाग गई है। जो भी कुछ आजकल के नए नए इतिहासकार बिना किसी शोध के अपनी पुस्तक में लिख देते हैं, उसी को ही सत्य मान लेते हैं। चलिए, इन नवीन इतिहासकारों की बात हम मानकर देखते हैं
कि क्या यहाँ का मूल निवासी पूर्व में क्षत्रिय था। इसको क्रमवार तौर पर जांचते हैं। एक, सर्वप्रथम आर्यों के आगमन के पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसे किसी भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं बनता। दो, कार्यों के अनुसार क्षत्रियों का कर्म है आर्यों की रक्षा करना, युद्ध करना, राज्य स्थापित करना, शस्त्र अस्त्र रखना, उनका उपयोग करना। अब यदि मूल निवासियों की बात की जाए तो आर्यों के आगमन के पहले सिंधु सभ्यता तथा उनके समानांतर सभ्यता में कहीं भी युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते। सिंधु सभ्यता एक उच्चतम आधुनिक नगरीय सभ्यता थी, ना कि राज्य, शासन, राजा या शासक की। यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य खेती ही रहा। क्षत्रियों ने कभी भी खेती नहीं की, केवल जमीनों को अधिग्रहित किया, इसीलिए इनको जमींदार भी कहा जाने लगा। आज भी यहाँ का जो असल में किसान है वो बहुजन मूल निवासी ही है, जिसकी दशा व परिस्थिति से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। तीन, देश की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थिति के अनुसार यहाँ के मूल लोगों की शारीरिक बनावट एवं आर्यों की शारीरिक बनावट में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। यहाँ के मूल निवासी मध्यम कद काठी सांवले रंग के होते थे, जबकि आर्यों की शारीरिक बनावट कद लंबा, भरी काठी, सुनहरे बाल, चौड़ा माथा तथा गोरे रंग के होते हैं। इसकी परख आप वर्तमान समय में भी कर सकते हैं। समाज में अब भी अक्सर मूल निवासी एवं आर्यों की पहचान आप स्वयं ही कर सकते हैं, नस्लों में मिलावट होने के बावजूद भी। चार, आर्यों के आगमन से पूर्व क्या कोई प्रमाण मिला है मूल निवासी में जनेऊ का, जबकि मूल निवासियों को छोड़कर आर्यों में ही जनेऊ का संस्कार है, और ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों में ही पाया जाता है। अब आप स्वयं ही इन सभी तथ्यों पर गौर करें। आवश्यक नहीं जो उच्च पद प्रतिष्ठा पर है या एक बड़ी भीड़ का लीडर है वह सदैव सही मार्गदर्शन करे। हो सकता है वो खुद ही भ्रमित हो या सवर्णों द्वारा भ्रमित किया गया हो। आपको स्वयं ही सत्य को जानना होगा, परखना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें एकजुट व एकमत होकर सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद व मनुवाद के खिलाफ लड़ना होगा। जो हमारे मूल निवासी भाई मनुवाद की गुलामी की गिरफ्त में है, उनको सच व मिथ्या की परख करनी होगी। हो सकता है कि आपका कोई साथ ना दे या बहुत ही कम लोग आपके संघर्ष में साथ हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है। विज्ञान और संविधान के मार्ग पर चलकर महापुरुषों के इस संघर्ष को जारी रखना है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।